नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल। दरअसल दिवाली से पहले बाजार का मूड फेस्टिव है। रिकॉर्ड तेजी हमने बाजार में बनती हुई देखी है और तेजी के इस बाजार में अभी भी कमाई के ढेरों मौके हैं। इसीलिए ये समय उन स्टॉक्स में निवेश करने का है जिनमें अगली दिवाली तक हम भरपूर रिटर्न मिलने की संभावना तलाश सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बाजार के दिग्गजों से कि दिवाली से पहले कहां निवेश करना चाहिए, ताकि ये दिवाली तो शुभ हो ही लेकिन अगली दिवाली को शुभ बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास शो की। आप देख रहे हैं शुभ निवेश दिवाली पिक्स, यानी इस मौके पर कहां आपको पैसा लगाना है या फिर किन स्टॉक्स के साथ पोर्टफोलियो बनाना है। तो यही दमदार स्टॉक्स बताने के लिए हमारे साथ इस खास शो में 3 मेहमान मौजूद हैं। गौरांग शाह हैं, आशीष महेश्वरी हैं और राजेश अग्रवाल हैं। सभी का स्वागत है इस शो में। सभी को इनफैक्ट दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं कि आप तीनों के पिटारे से कुछ दमदार स्टॉक्स निकल कर आएंगे हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि उनकी दिवाली भी शुभ हो सके। लेकिन गौरांग जी, पहले आपका एक व्यू लेना चाहेंगे। जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, अनुमान से बेहतर नतीजों का सीजन रहा, बैंक स्टॉक्स ने चलना शुरू किया, कोविड वैक्सीन से जुड़ी हुई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स, तो अब यहां से आगे का आउटलुक आपको क्या नजर आ रहा है? जो दिक्कतें थी वो क्या अब थोड़ी हल्की होती हुई दिख रही हैं? क्या व्यू है इन लेवल से? धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को हमारी कंपनी जियोजित और मेरे तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं और परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी का स्वास्थ्य बना रहे, अच्छा रहे और सूझबूझ की समझ के साथ शेयर बाजार में निवेश करके आप अपनी पूंजी में वृद्धि करें, यही परमात्मा से प्रार्थना है। तो मेरा ये मानना है दीपाली, और मैं कई बार आपके साथ आपके शो में सुबह शाम दोपहर देर शाम जब हम शो करते हैं कल का बाजार, तब एक बार नहीं कई बार कवायद करी है कि ये अगर परेशानी है तो वो छोटी या मध्यम अवधि के जो कारोबार करते हैं उनके लिए ये परेशानी है। लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से और एक बार शेयर बाजार ने हमें उदाहरण दिया है कि एज एन एसेट क्लास बाकी अन्य एसेट क्लासेस की तुलना में शेयर बाजार आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पूंजी में जो आपने निवेश किया है उस पर अच्छी कंपनी, अच्छे क्षेत्र में समझदारी के साथ निवेश किया है तो आपको अच्छा खासा मुनाफा लंबी अवधि में शेयर बाजार खड़ा करके देता है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले भविष्य में ये धारणा लगाना कि अगली क्या मुसीबत आएगी, ये मेरे ख्याल से असंभव है, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूं कि ऐसी कोई परेशानी ना आए। मुझे सिर्फ 2 बात की चिंता सताती है, एक है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और दूसरी है हमारी सरहद पर दोनों कंधों पर ऐसे देश बैठे हैं जिनके साथ कई बार अनबन और तनाशाही हो जाती है। तो यही 2 चिंता है जो सताती है, अन्यथा मेरे ख्याल से ऐसी कोई मुसीबत मुझे नहीं दिखाई देती जिसके कारण एक बहुत बड़ा संकट फिर से हमें सामना करना पड़े। आशीष जी, क्विकली आपसे एक चीज और यहाँ पर जानना चाहेंगे कि अगर यहाँ से पोर्टफोलियो क्रिएशन करना हो तो क्या सिर्फ दिग्गजों पर फोकस करना है या फिर दिग्गज और छोटे मझोले स्टॉक्स को मिलाकर एक पोर्टफोलियो बेहतर स्ट्रैटेजी होगी? सबसे पहले तो आर्यन कैपिटल मार्केट लिमिटेड और मेरी तरफ से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत दीपावली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। और जहाँ तक पोर्टफोलियो की बात है तो मेरा बिल्कुल मानना ये रहेगा कि जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, ये साल उनके साथ रहने का साल है। इस साल हमें बहुत ज़्यादा कोई स्मॉल कैप मिड कैप में निवेश के मौके नहीं ढूंढना चाहिए, क्योंकि ये साल सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का साल है। तो जो ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको वो जो लीडर्स हैं उनके साथ ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू जो मार्जिनल या स्मॉल प्लेयर्स हैं। तो मैं पोर्टफोलियो लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ ही बनाना चाहूँगा और वही रिकमेंड करूँगा आज के शो में। ठीक। राजेश जी, हैप्पी दिवाली आपको भी। और जैसे कि आशीष जी ने भी कहा कि दिग्गजों पर ज्यादा फोकस करना है, और अगर हम बड़े सेक्टर्स की बात करें तो बैंक्स एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर हमने देर से ही सही लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखिए। कई बैंक स्टॉक्स है जो कि रिकॉर्ड हाइस पर आ चुके हैं और काफी शेयर्स ऐसे भी हैं जो कि अपने हाइस से अभी भी काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो बैंक्स पर क्या आपका फोकस रहेगा? क्या कोई स्टॉक आप बैंक स्पेस से चुनकर लाए हैं अगले 1 साल के लिए?
गुड आफ्टरनून दीपाली जी। सबसे पहले तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, पूरे आवास के पैनल को हमारी तरफ से और हमारी कंपनी ओम कैपिटल की तरफ से। हम सब चाहते हैं कि आवास पे जिस तरीक़े से वेल्थ क्रिएशन होता है, न केवल सबकी वेल्थ अच्छी रहे बल्कि हेल्थ भी अच्छी रहे, क्योंकि आज की डेट में हेल्थ एक बड़ा कंसर्न हो चुका है। जहाँ तक बैंकिंग स्टॉक्स का सवाल है, अगर आपने देखा हो तो लास्ट 10-15 दिन में जो बैंकिंग इंडेक्स में जिस तरीके की शानदार रैली लगाई, तो वो आवाज़ पे हेमंत जी ने एक राफेल रैली की नया वर्ड यूज़ किया था, और वाकई में राफेल की तरह ये तेज़ी चल रही है। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी भी कंट्री में इकोनॉमी को ग्रो करना है, चाहे वो भारत हो या यूएस हो या कोई भी हो, तो बिना बैंकिंग के वो संभव नहीं है। तो बैंकिंग स्टॉक्स डेफिनेटली पूरे पैक में रहेंगे। हालांकि अगले 1 साल के लिए ऐसे बहुत से बैंक स्टॉक्स हैं जहां आप नज़र रख सकते हो, बट अगर लार्ज कैप की बात करूं तो मैं समझता हूं कोटक महिंद्रा बैंक एक ऐसा बैंक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। या मिड कैप की बात करूं तो मैं समझता हूं कि बंधन बैंक या आरबीएल बैंक, ये 2 ऐसे स्टॉक हैं जहां पे नज़र रखनी चाहिए। जी ठीक है, तो चलिए अब क्विकली पिक्स जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स की। गौरांग जी, पहला स्टॉक आपसे जानना चाहेंगे। और मुझे याद है जब मार्च में बाजार में गिरावट हुई थी, उसके बाद जब भी आपसे किसी भी शो के जरिए बात हुई तो बैंक्स में आपने धीरे धीरे बाइंग करने की सलाह दी थी, और आईसीआईसीआई बैंक हमेशा आपकी जबान पर रहा। उसी स्टॉक के साथ जाना चाहेंगे या कोई और रेकमेंड करेंगे? जो खरा सोना है उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और यही चीज को ध्यान में रखते हुए हमें लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में बने रहने में समझदारी, और अगर आपने खरीदारी नहीं की है तो मेरे ख्याल से खरीदारी करने में ही बहुत बड़ी समझदारी है। और खास करके पिछले 2 तिमाही, यानी कि इस वित्तीय साल के ये दूसरी तिमाही के नतीजे और उसके पहले जो हमने पहले तिमाही के नतीजे देखे, उसको देखने के बाद तो न तो सिर्फ हमारा जो विश्वास है वो मजबूत हुआ है, लेकिन हमने जो हमारे लक्ष्य हैं उसको भी ऊपर की तरफ हम लेके गए हैं। तो पहले हमारा लक्ष्य था करीबन 485-520 के आसपास का, लेकिन फिलहाल जो नतीजे देखे और आने वाले भविष्य में जो नतीजे आएंगे और जिस तरीके की टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है, उसको देखते हुए हमें लग रहा है कि 650 तक के लक्ष्य आईसीआईसीआई बैंक में लंबी अवधि में मिलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। और अगर नतीजे उम्मीद से बेहतर आए तो ये लक्ष्य को हम और भी ऊपर की तरफ बढ़ा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक पहले पे गौरांग जी की ओर से 650 के टारगेट्स के लिए। आशीष जी, आपकी पहली रिकमेंडेशन क्या है? मेरा पहला रिकमेंडेशन भी बैंकिंग सेक्टर से ही है, और मेरा पिक रहेगा इंडसइंड बैंक। मेरा मानना है जो भी वर्स्ट था वो ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है इस पर्टिकुलर बैंक में। जो लास्ट क्वार्टर के नतीजे आए जहाँ पे इन्होंने एनपीए में भी गिरावट दिखाई है, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में वो भी पॉजिटिव है। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग रिटेल सेक्टर में जो उनकी ग्रोथ मोमेंटम बिल्टअप हुआ है, मेरा मानना है ये आगे लॉन्ग टर्म में काफी बैंक की ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो जैसा इंडसइंड बैंक का हमने नतीजे में के बाद देखा कि एक अच्छी रैली देखने को मिली है, तो बिल्कुल ये रैली स्टॉक को मेरा मानना है अगली दिवाली तक 1200 से 1300 तक बिल्कुल ले जा सकती है, क्योंकि अब हर क्वार्टर में आपको बैंक से अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल 720 रुपए का स्टॉप लॉस रखकर 1200 रुपए का प्राइस टारगेट के लिए बाय करने की सलाह है। तो दूसरा स्टॉक भी बैंकिंग स्पेस से आशीष जी की ओर से इंडसइंड बैंक 1200 के टारगेट्स के लिए खरीदिए। राजेश जी, आपने तो बैंक्स में इनफैक्ट अपनी चॉइसेस बताई, लेकिन बैंक्स के साथ साथ हमने एनबीएफसीज में भी काफी इंटरेस्ट देखा है। यहाँ कोई पिक करेंगे स्टॉक? देखिए, मैं बजाज फिनसर्व के साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखो तो करीब 53% बजाज फाइनेंस में ये होल्ड करती है। बजाज फाइनेंस अगेन बजाज हाउसिंग में 100% होल्ड करती है। तो एक तरीक़ा से आप रिटेल लोन में भी आप बजाज फिनसर्व की हिस्सेदारी है, हाउसिंग लोन में भी है। और इसके अलावा अगर आप देखो तो 74% ये जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के 2 इनके जो वेंचर है उसमें 74% हिस्सेदारी इनकी है। म्यूचुअल फंड लाइसेंस के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो एक तरीके से पूरा पोर्टफोलियो इसमें हो जा रहा है। डेट फ्री कंपनी है, 1030 करोड़ के आसपास का कैश सितंबर के एंड में था।
थोड़ी FY21 में जो नंबर्स हैं वो कोविड रिलेटेड इश्यूज के कारण से दबाव में देखने के मिले हैं, लेकिन जिस तरह की गाइडेंस मैनेजमेंट ने दी है कि उनके AUM में करीब करीब 10 से 15% की बढ़त आने वाले दिनों में वो उम्मीद करते हैं। मुझे लगता है कि कॉस्ट कंट्रोल वगैरह जो चीज़ कावियात इन्होंने थेड़ी है और जो ब्रांड है इनका, जिस तरह के मैनेजमेंट है, उन सबको देखते हुए स्टॉक एक लंबी अवधि के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। दिवाली से दिवाली माने इस दिवाली से अगले दिवाली तक हम समझते हैं ये 8,000 के लक्ष्य को छू सकता है। 8,000 के लक्ष्य छू सकता है अगली दिवाली तक, इसलिए इस दिवाली आप खरीदिए बजाज फिनसर्व। गौरांग जी, ICICI बैंक तो आपने बताया, दूसरी पिक कौन सी लेकर आए हैं आप? जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी 3 हमारे सूचकांक में है। एक है HDFC लाइफ, दूसरी है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और तीसरी SBI लाइफ। और जब इनका IPO आया था दीपाली, तो IPO के नोट द्वारा हमने लंबी अवधि के लिए IPO में भी निवेश करने की किया था। तत्पश्चात नतीजों के आधार पर हमने एक स्टैंड अलोन तीनों पर ही लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी है। और तीनों में से अगर कोई एक कंपनी अगर आपको पसंद करना हो तो मैं सर्वोच्च स्तर पर HDFC लाइफ को पसंद करूंगा। और खास करके इस महामारी के समय में लोगों की एक जागरूकता ये हुई है कि पहले तो आप अपना स्वास्थ्य अच्छा बना करके रखें, और दूसरा है आप जीवन बीमा लें, ताकि आने वाले भविष्य में अगर आपको भगवान न करे कुछ हो जाता है तो आपके परिवारजनों को धराशायी होने की जरूरत नहीं है। उनको सहारा देने के लिए आपकी जो आप बीमा लिया है आपने, उसकी जो पूंजी है वो काम आएगी। और तीसरी देखने वाली बात यह है कि दीपाली, जो संख्या में हमारी जनसंख्या है उसके सामने जितने जनों ने बीमा लिया है, जीवन बीमा लिया है, वो एक लोअर सिंगल डिजिट में आंकड़ा आता है। और जिस तरीके से जागरूकता में परिवर्तन हुआ है, लोग अभी सकारात्मक तरीके से बीमा लेना चाहते हैं, न तो सिर्फ टैक्स बचाने के लिए। और उस आधार पर मुझे लग रहा है कि HDFC लाइफ एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इनका जो दूसरी तिमाही का नतीजा आया था वो काफी बेहतर था। लक्ष्य हमने 720 के रखे हैं लंबी अवधि के लिए। तो HDFC लाइफ 720 के टारगेट के लिए खरीदने की सलाह है। तो 2 पिक्स गौरांग जी की ओर से अब तक आपको मिली है, ICICI बैंक और HDFC लाइफ। एक और स्टॉक है उनके पास, वो भी समझेंगे। आशीष जी और राजेश जी के पास भी 2-2 शेयर्स बचे हैं, तो उन स्टॉक्स को भी जानेंगे। क्विक ब्रेक का यहाँ पर वक्त हुआ है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए खास शो। आप देख रहे हैं CNBC आवाज स्पेशल शुभ निवेश, यानी इस दिवाली के मौके पर कहां शुभ निवेश करें, किन स्टॉक्स को चुने ताकि अगली दिवाली भी शुभ रहे। हमारे साथ 3 मेहमान मौजूद हैं, गौरांग शाह हैं, आशीष महेश्वरी हैं और राजेश अग्रवाल हैं। आशीष जी, आपने एक स्टॉक तो रिकमेंड किया इंडसइंड बैंक का, लेकिन आपने शुरुआत में ही ये बात कही कि आप लीडर्स के साथ जाना चाहेंगे, तो बताइए अगले 2 लीडर्स कौन से चुने आपने? जी, दूसरा लीडर भी मेरा आई से ही शुरू होता है इंडसइंड बैंक के बाद, वो है IRCTC। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे जो लिमिटेड ट्रेन चल रही हैं उसके अनलॉक का जो प्रोसेस शुरू हुआ, तो उसके बाद अगले क्वार्टर से आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारी ट्रेन दोबारा से अपने रूटीन पे चलना शुरू हो जाएंगी देश भर में। तो जो IRCTC का जो स्टॉक है, जो मोनोपोली कंडीशन में सिचुएशन में ये कंपनी ऑपरेट करती है, तो काफी बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा, क्योंकि एक काफी रश रहेगा ट्रेन में दोबारा से जाने के लिए, क्योंकि पिछले 6 महीनों से जो मूवमेंट हुआ है लोगों का वो काफी कम हुआ है। इसके अलावा उन्होंने अपना वाटर की कैपेसिटी को धीरे धीरे करके काफी बढ़ा लिया है, जो फूड के प्राइसेस हैं उसमें भी इजाफा किया है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि एक फ्लोटिंग स्टॉक भी कम है, क्योंकि सरकार करीब 87.5% स्टॉक को होल्ड करती है, तो बिल्कुल जो इंस्टीट्यूशन बाइंग है वो इस स्टॉक में दोबारा से आने वाली है। तो अभी भी अपने 52 वीक है जो करीब 2,000 रुपए का था, उसे काफी कम प्राइस पे मिल रहा है। तो बिल्कुल 2,000 रुपए का मेरा लक्ष्य रहेगा अगली दिवाली पर IRCTC के लिए। और दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका? तीसरा स्टॉक जो है वो भी मेरा आई से ही शुरू होता है, इंटरग्लोब एविएशन। तो मेरा दोबारा से मानना है कि ट्रैवल बहुत जल्दी ही हम अपने नॉर्मल कोर्स में जैसा हम करते रहे पहले वैसा हम करने वाले हैं, और जहां पर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एयरलाइंस हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो वीकर एयरलाइंस के कंपैरिजन में वो मार्केट शेयर ज्यादा ग्रैब करेंगे।
तो ऐसा ही इंटरग्लोब एविएशन के साथ में हुआ है। मार्च से सितंबर क्वार्टर में उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया है। ऑलरेडी कंपनी के पास में काफी कैश है। कंपनी ने कार्गो बिजनेस को काफी डेवलप किया है इस लॉकडाउन के पीरियड में। तो इसी रीजन से आप देख रहे हैं स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा रन अप आते देखा है। और अगले एक साल में मेरा मानना है करीब 2400 रुपए के लेवल आपको इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिलेंगे। तो IRCTC और इंडिगो ये दो स्टॉक्स और हैं आशीष जी की लिस्ट में जहां पर खरीदारी आप कर सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर हैं। राजेश जी, आपने बजाज फिनसर्व का तो जिक्र किया, जो सेकंड स्टॉक है आपका वो कौन सा है? देखिए, हमने देखा है पिछले साल भर में केमिकल एज ए सेक्टर बहुत अच्छा मूव देता हुआ, खास करके इस बात के बाद कि चाइना में दिक्कतें बढ़ी, चाइना से दिक्कतें बढ़ी। तो मैं समझता हूँ बालाजी अमाइंस एक ऐसा केमिकल स्टॉक है जो आउटस्टैंड कर सकता है। न केवल ये एलिफेटिक अमाइंस का एक बड़ा निर्माता है, बल्कि अगर आप देखें तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 74% रेवेन्यू इनका फार्मा और एग्रो सेक्टर से आता है और दोनों ही सेक्टर में इनकी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ी हुई है। जो क्लाइंट लिस्ट है वो भी बहुत ही शानदार है, जैसे कि सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, औरोबिंदो ऐसे इनके क्लाइंट है। प्रोडक्शन में रैंप अप किया है। मेथलमाइन की जो कैपेसिटी है वो डबलिंग कर रहे हैं, कम से कम FY 24 तक हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो एंटी डंपिंग ड्यूटी सरकार ने लगाई है उनसे भी इनको फ़ायदा होगा। ग्रॉस मार्जिन अगर आप देखें तो इस तिमाही में 47.5% के आए थे। इस लिहाज से मैं समझता हूँ बालाजी अमाइंस एक ऐसा स्टॉक है जहाँ बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। और मौजूदा स्तर से मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर अगली दिवाली तक 20-25% की बढ़त ये दर्ज करे। तो बालाजी अमाइंस 1060 के टारगेट्स राजेश जी की ओर से स्टॉक में। तो ये एक और पिक है राजेश जी के पोर्टफोलियो से। गौरांग जी, आपकी आखिरी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? दो स्टॉक्स तो आपने बताया, ICICI बैंक और HDFC लाइफ। थर्ड पिक कौन सी है? दीपाली जी, तीसरा क्षेत्र होगा सीमेंट सेक्टर का। और मुझे ये क्षेत्र इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि जिस तरीके से इस बारिश के मौसम में भी महीने दर महीने जो सीमेंट के बोरियों के आंकड़े आए थे बिकवाली के, वो काफ़ी सकारात्मक थे। और ख़ास करके बारिश के पश्चात जिस तरीके से अब अनलॉक की परिस्थिति हो रही है पिछले कुछ महीनों में, सरकार के तरफ से पहली बात तो नया ढांचा खड़ा करने की जोर शोर से कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी आपको सीमेंट की जो खपत है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर से होती हुई दिखाई देगी। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि सीमेंट खपत जो होता है वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा होता है। और वहाँ पर जो जिस तरीके से परिवर्तन हुए हैं सरकार की तरफ से, हमें लग रहा है कि ये एक सेक्टर ऐसा है जो आपको मेरे ख्याल से नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर खास करके दिग्गज कंपनियां तो बेहतर करेगी ही, लेकिन कुछ मझौली कंपनियां हैं जो काफ़ी दिलचस्प लग रही है हमें 2-3 आधार पर। एक तो है भारतवर्ष में उनका मार्केट शेयर, उत्पादन करने की क्षमता, चारों दिशा में इनके उत्पादन करने के प्लांट जो है वो फैले हुए हैं। और उनका जो प्लांट लोड फैक्टर है वो भी काफी बेहतर तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं बात कर रहा हूँ एक मझौली कंपनी दालमिया भारत सीमेंट लिमिटेड की। इस कंपनी के ऊपर मैंने मेरे ख्याल से 1.5 या 2 महीने पहले ही आप ही के चैनल पर बात की थी, करीबन 650-700 के आसपास। नतीजे काफी बेहतर आए, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही नतीजे आए थे। हमने लक्ष्य ऊपर की तरफ बढ़ा करके करीबन 1080 का किया है। और अगर नतीजे हमारी उम्मीद से और भी बेहतर आए तो इसको भी, इस लक्ष्य को भी हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो पहले टारगेट्स तो आपको बताए डालमिया भारत में और सीमेंट में। हमने इनफैक्ट पिछले 2-3 महीनों में स्पेशली ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखी है, फिर चाहे वो सेल्स हो या फिर ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ ही क्यों ना हो। डालमिया भारत 1080 के टारगेट, लेकिन इनको भी फर्दर रिवाइज किया जा सकता है अगर अर्निंग्स बेहतर रहे। राजेश जी, आपका थर्ड स्टॉक कौन सा है? देखिए, थर्ड स्टॉक जिंदल स्टील एंड पावर का रहेगा। हालांकि इस स्टॉक को मैंने पिछले 7-8 महीने से, जब ये 2 फिगर में उतर गया था, तब से आपके चैनल पे कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ। लेकिन इतनी बढ़त के बाद भी मैं समझता हूँ बहुत स्कोप बचता है, क्योंकि अगर आप देखें तो विश्व में सबसे बड़ी कंपनी है कोल बेस्ड स्पॉन्ज आयरन की, जिसकी क्षमता 3.6 मेट्रिक टन्स पर एनम की है।
और 121 मीटर लेंथ की ये जो रेल बनाते हैं लॉन्ग रेल्स, वो सिर्फ यही कंपनी है जो बनाती है। इस कारण से रेलवे से भी बड़े ऑर्डर मिलने की इनकी पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी बात है, जो मैनेजमेंट का लगातार ये फोकस रहा है कि वो डेट कम करे। अगर आप देखो तो 34,000 करोड़ का डेट हुआ करता था 2 साल पहले, जो कि इनका टारगेट है FY23 में 15,000 करोड़ करने का। फर्स्ट हाफ में इन्होंने करीब 6,867 करोड़ का डेट कम किया है। अंगुल में रैंप अप हो गई है कैपेसिटी की। दोनों ही सेक्टर, पावर और स्टील, दोनों इनके अच्छे चल रहे हैं। पिछले दिनों ने गेरेपल्मा की जो नई बिडिंग करके माइनिंग ली, उससे इनको और भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कोल सिक्योरिटी मिल जाएगी, मार्जिन्स में सुधार होगा। और वो गेरेपल्मा की जो माइंस है वो लोकेशनल एडवांटेज के साथ आ रही है, क्योंकि इनके दोनों प्लांट और उसके बहुत ही इर्द गिर्द फैले हुए हैं। मध्यम अवधि से मेरा मतलब है कि अगले 1 साल तक, अगली दिवाली तक ये 20-25% की बढ़त दे सकता है। बट हमें लगता है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस लगातार निकल कर आ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, उन सब चीज़ों को देखते हुए लंबी अवधि में और भी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं। बट इस वक्त मैं समझता हूँ दिवाली टू दिवाली आप 260 के टारगेट के साथ इसमें निवेश कर सकते हैं। तो JSPL में 260 के टारगेट्स के साथ खरीदने की सलाह है। पहले भी राजेश जी ने रेकमेंड किया है ये स्टॉक, और अब स्ट्रॉन्ग मूव के बावजूद भी इन लेवल से लेना चाहिए JSPL। तो आपको 9 स्टॉक्स मिले हैं। 9 स्टॉक्स काफ़ी हैं एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से। एक रिकैप आपके सामने लाते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स ने कौन कौन से शेयर्स आपको सुझाए हैं निवेश के हिसाब से। सबसे पहले गौरांग जी के रिकमेंडेड स्टॉक्स आपके सामने लाते हैं। ICICI बैंक पर उनको भरोसा है, काफ़ी पहले से उन्होंने इनफैक्ट स्टॉक का जिक्र किया है, तो खरीद के चलिए आप। इसके अलावा HDFC लाइफ और तीसरा है डालमिया भारत सीमेंट, इनमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ये 3 पिक्स गौरांग जी की ओर से। इसके अलावा आप देखिए राजेश जी की रिकमेंडेशंस, 3 शेयर्स इन्होंने भी सुझाए हैं। मिला जुला पोर्टफोलियो है दिग्गज मिड कैप्स का। बजाज फिनसर्व पहला स्टॉक उनकी ओर से। इसके बाद JSPL और बालाजी अमाइंस, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। और आशीष जी ने तो इनफैक्ट 3I चुने हैं, और तीनों लीडर्स हैं अपने अपने सेगमेंट में। इंडसइंड बैंक, इंटरग्लोब एविएशन और IRCTC, ये 3 पिक्स हैं उनकी ओर से। तो आपको दिग्गज मिड कैप्स का एक मिला जुला कॉम्बिनेशन इस शो के जरिए मिला है, यानी दमदार 9 शेयर्स जिनको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिसेंट रिटर्न्स आपको अगली दिवाली तक मिलेंगे। यही कामनाओं के साथ इस शो को यहीं समेटेंगे। शुक्रिया राजेश जी, आशीष जी और साथ ही गौरांग जी शो का हिस्सा बनने के लिए। एक बार फिर से आप सभी को CNBC की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी के साथ इस खास शो में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। जब तक के लिए गुड बाय।